हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारा लास्ट लेक्चर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम अपना पढ़ चुके हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में हमने इनर्शिया की बात की थी, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सेकेंड लॉ में हमने बात किया क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फोर्स की, कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस या बैलेंस फोर्सेस क्या हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स किस तरह से कोई भी मोशन को कंडक्ट करता है या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है, रेस्ट से मोशन में आना, मोशन से रेस्ट पे रहना, या डायरेक्शन का चेंज होना। आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ की, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स। अभी तक हम बात कर रहे थे कि फोर्स लगेगी तो ये होगा, फोर्स लगेगी तो वो होगा। अब सेकंड में हमने बात किया कि फोर्स होती क्या है, कितनी फोर्स होनी चाहिए, क्वांटिटेटिवली क्या होगा। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ फोर्स क्या होता है। ठीक, सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स। इट स्टेट्स दैट to every action there is equal and opposite reaction. That is, न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दैट इज द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। हम यहाँ लिख लेते हैं फोर्स ऑफ एक्शन इज एफ ए एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन इज एफ आर, राइट। आर ऑलवेज equal in magnitude and opposite in direction. Right? But these forces do not कैंसल ईच अदर बिकॉज, ये क्वेश्चन आता है बच्चों, दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, देन दीज फोर्सेज शुड कैंसल ईच अदर, बट दे डू नॉट कैंसल ईच अदर बिकॉज these forces FA and FR act on two different bodies. Two different bodies. Each force produces its own effect. अब आप देखिए, कभी कभी हम क्या गेम खेलते हैं, पंजा लड़ाना। जब पंजा लड़ा रहे हो तो let us say there is one fellow, the one person A and another person is B. ना पंजा लड़ाते हुए क्या हो रहा है कि ये अपने पाम की पूरी फोर्स किस पे लगा रहे हैं, B के ऊपर। फोर्स ऑफ A is acting on B and यानी कि ये क्या कर ले, palm of A. palm of A is acting or applying force on the palm of B. क्यों? ताकि वो नीचे लग जाए। अब on the contrary दूसरी तरफ क्या हो रहा है, palm of B is acting on the palm of A. किस लिए? ताकि A नीचे लग जाए। So what do you think, ये दोनों कैंसिल करती हैं एक दूसरे को? नहीं ना करती। इसीलिए गेम में कोई एक जीतता है, एक हारता है। कोई हो सकता है एक ज़्यादा हो, एक और ज़्यादा कम हो। अगर ये दोनों बराबर हो जाती हैं एंड दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो इट डज नॉट मीन दे कैंसल ईच अदर, इट मीन्स that the net effect of these two forces will be zero, यानी कि there will be no displacement, but they do not cancel it.
सो ज़ीरो का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब आप सोचो कि बॉय ए और अ पर्सन ए एंड अ पर्सन बी, जब दोनों इक्वल फोर्सेस अपने हाथ पे लगा रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, स्टेशनरी है ना, ए इधर जा रहा है ना एक इधर जा रहा है, दे आर स्टेशनरी। सो अगर स्टेशनरी होगा तो व्हाट विल हैपन, ये पाम है आपका, पंजा लड़ाया आपने लाइक दिस, ठीक है, और आप इसको मूव नहीं करने की कोशिश कर रहे हो, ये आपको मूव करने की कोशिश कर रहा है। सो द फोर्स बाय ए इज अप्लाइंग ऑन बी एंड फोर्स बाय बी इज अप्लाइड ऑन ए। दोनों बॉडीज अलग हैं, क्योंकि दोनों बॉडीज अलग हैं तो डू नॉट कैंसिल ईच अदर, बट हाँ बराबर हो सकती हैं एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। एक एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों, ये वॉल है, इस वॉल के साथ हमने एक स्प्रिंग को अटैच किया, ठीक, आगे इसके साथ हमने एक और स्प्रिंग अटैच कर दिया, और इसको कोई एक बंदा जो है वो अपनी उंगली से खींचने की कोशिश कर रहा है लाइक दिस। Right? The person is trying to pull the spring. Towards itself. इसका मतलब जो फोर्स लग रही है वो कहाँ लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, राइट? दिस इज द स्प्रिंग ए, दिस इज द स्प्रिंग बी। नाउ on pulling spring B exerts a force, जब हमने B को खींचा तो B किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, A के ऊपर। B exerts a force on A of equal magnitude but in opposite direction। मतलब जब हमने बी को इस तरफ खींचा है, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग, बी जो है इट इज़ ट्राइंग टू पुल ए ऑब्वियसली, और बी को ए खींचेगा क्योंकि ये भी फिक्स्ड है एक जगह पे। सो इसका मतलब ए इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है और हैंड उसे अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। सो दिस इज द फोर्स 1, दिस इज द फोर्स 2, बोथ आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? हो क्या रहा है देखो, हैंड इज ट्राइंग टू पुल बी, सो बी इज exerting a force on A. What is this? This is my action. Let us say this is my action, that B is exerting a force on A. अब इसके ऑपोजिट क्या होगा, जब B को खींचेगा तो A थोड़ी ना इतनी जल्दी खींचने देगा। सो A is going to exert force on B. A is going to exert force on B. This is what? Reaction. Right? So A tries to pull B by saying F2 and B trying to pull A, that is F1. Now these two forces are going to be equal but in opposite direction. Negative sign over here shows direction of force. So now what is force M F1? We can say mass of 1, mass of 2 and acceleration of 2, दोनों बराबर होंगी, करेक्ट? अब ये ज़रूरी तो नहीं मास M1 और M2 बराबर हों, लेट M1 इज़ मोर देन M2, यानी कि M1 का साइज़ बड़ा है, मास ज़्यादा है, M2 का थोड़ा है। सो डोंट यू थिंक दैट A2 विल बी लेस देन A1? देखो कैसे, लुक एट इट,
This is a bigger ball with mass m1 and this is a smaller ball with mass m2. ठीक, so let m1 is more than m2. अब होगा क्या, इन दोनों को हमने एक ही वायर से कनेक्ट किया हुआ है. m1 एक फोर्स एक्सर्ट करता है m2 पे और m2 एक्सर्ट करता है m1 के ऊपर. So if we just look at the arrows, so we can say that this force, ये कौन खींच रहा है, m2 खींच रहा है. So this is my force F1, m2 exerting force on m1, यानी कि पुलिंग इट टूवर्ड इटसेल्फ. और दूसरी तरफ आप देखिए क्या है, दिस वन. नाउ F2, let us mark it as F2. F2 is the force exerted. M1 is exerting force on M2 and is trying to pull it towards itself. Correct? We know by Newton's third law, F1 is equal to minus F2, क्योंकि दोनों बराबर हैं मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है. ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों बराबर हैं. फोर्स 1 क्या है, m1a1. फोर्स 2 क्या है, m2a2. नाउ वी नो दैट m1 इज मोर देन m2, सो हम लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू a2 अपॉन a1. करेक्ट. m1 is more than m2, so because m1 is more than m2, so a2 will be more than a1. वैसे भी लॉजिकली देखिए, हल्की चीज़ बहुत तेज़ी से जाएगी और भारी चीज़ हिलने पे भी टाइम लेगी. सो द एक्सेलरेशन ऑफ द हेवियर ऑब्जेक्ट विल बी लेस एंड एक्सेलरेशन ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट विल बी मोर. तो आप यहाँ मार्क कर सकते हैं दैट acceleration of lighter objects is more and acceleration of heavier objects is less. ठीक है जी. Now what are the applications of the third law? इसके ऊपर बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में आपको एप्लीकेशन ज़्यादा पूछी जाएंगी. एग्जाम्पल्स के ऊपर पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है. सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, वॉकिंग. व्हेन वी आर वॉकिंग ऑन अ फ्लोर, व्हेन वी वॉक ऑन अ फ्लोर वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड. जब हम चलते हैं तो हम फर्श को पीछे की तरफ धकेलते हुए चलते हैं by our foot, and ground pushes us in forward direction by force on the foot. By force on the foot. It is this forward reaction of ground that enables us to walk. सिंपल. जब आप चलते हैं तो ग्राउंड को आप पीछे की तरफ धकेलते हो, दैट इज द एक्शन, और ग्राउंड आपको आगे की तरफ धकेलता है, दैट इज द रिएक्शन. बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शंस. सो जब हम वॉक कर रहे हैं तो लुक एट इट, हमने ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेल दिया. दिस इज द फोर्स ऑन ग्राउंड. करेक्ट. जब आपने ग्राउंड को फोर्स किया, लेट अस मार्क इट एज F1, और जब आपने धक्का मारा ग्राउंड को तो ग्राउंड ने एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन दिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में. लेट अस मार्क इट एज F2. सो नाउ F1 इज इक्वल टू F2, मगर देखो डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो वी विल पुट नेगेटिव साइन ऑन इट. ये ज़रूरी नहीं कि आप F2 के साथ ही नेगेटिव लगाएं, इट कैन बी F1 ऑल्सो, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. कि आप इसके साथ लगा रहे हो
या इसके साथ, बिकॉज नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक। नंबर 2, अब आप देखिए स्विमिंग में। स्विमिंग में हम क्या कर रहे हैं, हाथों को जब हम मूव करते हैं तो हम पानी को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं। जब हम पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं, पानी हमें आगे की तरफ पुश करता है। वाइल स्विमिंग, swimmer push water or pushes water backward with hands, and water gives equal and opposite reaction in forward direction by pushing swimmer in forward direction. Simple. So force by per swimmer is equal to force by water, but in opposite direction. नेक्स्ट है बच्चों जो हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है न्यूमेरिकल्स में, दैट इज़ रिकॉइलिंग ऑफ गन। अब आपने देखा होगा पिस्टल या गन से बुलेट निकलती है, बुलेट ने आगे जाना है, वो क्यों आगे जा रही है और क्यों आपकी गन पीछे जाएगी, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। व्हेन बुलेट इज़ फायर्ड, अब बुलेट को तो हमने फोर्स लगाई है, हमने इसको फोर्स दी है, सो दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द एक्शन। व्हेन बुलेट इज फायर्ड, गन exerts press up force on bullet। जब आपने ट्रिगर दबाया तो व्हाट इज हैपनिंग, गन ने बुलेट को बाहर फेंक दिया। सेम फोर्स same force is applied in opposite direction on gun by bullet। जो बुलेट गई है तो पीछे से उसको भी फोर्स देके गई है। सिंस मास ऑफ बुलेट इज very very small than mass of gun, therefore acceleration of bullet is very large than acceleration of gun in backward direction। इसे हम कैसे ध्यान में रखेंगे बच्चों? लेट अस से दिस इज माय बुलेट, दिस इज माय गन। ठीक, इस गन के अंदर अब आप देखो एक बुलेट पड़ी थी। ठीक, यहाँ एक बुलेट पड़ी है। ठीक, जब हमने फायर किया तो ये बुलेट बाहर आ गई। करेक्ट। अब इस बुलेट के अंदर बाहर तो आ गई, तो इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगी बच्चों? एक फोर्स लगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ से बुलेट के ऊपर फोर्स लगी है, फोर्स ऑन बुलेट बाय गन। ठीक है, जब बुलेट यहाँ गई तो देयर वॉज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द गन, फोर्स ऑन गन बाय द बुलेट, दोनों चीज़ें लगेंगी। द फोर्स बाय बुलेट ऑन गन इज इक्वल टू फोर्स ऑन गन बाय बुलेट, मगर कहाँ? ऑपोजिट डायरेक्शन में। राइट, ये हमेशा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा बच्चों,
बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बुलेट और गन के ऊपर, ये समझ में नहीं आते, कन्फ्यूजन हो जाती है. सो बी प्रिपेयर्ड विद दीज टू थिंग्स. ठीक. अब आप ये देखिए, मास ऑफ बुलेट इज डेफिनेटली वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ गन, और ये दोनों बराबर हैं. सो वी कैन से मास ऑफ बुलेट फोर्स बाय बुलेट. अगर फोर्स बाय बुलेट ऑन गन लग रही है तो हमने देखना है कि किसका मास है, गन का मास है. जिसके ऊपर फोर्स लग रही है हमने उसका मास देखना है. एंड दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द गन. फोर्स बाय गन ऑन बुलेट, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है उसका मास देख लीजिए, एक्सेलरेशन भी उसकी देख लेंगे. नाउ वी नो दैट मास ऑफ द गन इज टू हाई एज कंपेयर टू बुलेट. सो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ गन अपॉन मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ गन. सो हमें पता है that mass of gun is too much than that of bullet. Therefore, acceleration of bullet will be very very high as compared to that of gun. Correct बच्चों. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैन एंड बोट की. शायद आप में से कुछ लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा, और आई एम श्योर सभी ने किया होगा, बट शायद कुछ लोगों ने इसको ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब हम व्हेन मैन jumps from boat to the bank, किनारे पे आके जब आप बोट से उतरते हो, एट दैट टाइम बोट इज पुश्ड बैकवर्ड. बोट थोड़ी सी पीछे जाती है, अवे फ्रॉम द बैंक. वो क्यों है, अब आई एम श्योर आप समझ गए होंगे. फोर्स, जब हम बोट से निकल रहे थे तो हमने क्या किया, बोट को पीछे की तरफ धकेला है. हमने बोट को पीछे की तरफ धकेला है, इसीलिए बोट हमें आगे की तरफ धकेलती है. सो फोर्स बाय मैन ऑन बोट इज इक्वल टू फोर्स ऑन बोट बाय द मैन, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. इसीलिए जो फोर्स बोट है आपकी, वो पीछे की तरफ चली जाती है. नंबर 5, फ्लाइंग ऑफ रॉकेट या फिर जेट्स. उसमें क्या होता है बच्चों, जब हम इसके अंदर फ्यूल डालते हैं, फ्यूल बर्न करता है तो गैसेस निकलती हैं. गैसेस एकदम से नीचे की तरफ जाती हैं, गैसेस एकदम नीचे की तरफ आती हैं. गैसेस जब ये नीचे की तरफ आती हैं तो व्हाट हैपन, इट पुशेस द रॉकेट अपवर्ड. ठीक. सो गैस का नीचे आना इज द एक्शन, और रॉकेट को ऊपर जाना इज द रिएक्शन. सो देखिए, गैसेस ड्यू टू फ्यूल बर्न्ड escape from narrow nozzle in downward direction. As a result, rocket or jets moves upward with the same force. करेक्ट. लास्ट एग्जाम्पल एक और देखते हैं बच्चों, दैट इज द केस ऑफ होज पाइप. क्या होता है कि वाटर रशेज आउट फ्रॉम अ पाइप, दैट इज ऑब्वियसली द होज पाइप, with speed, and pushes the pipe backward. तो सिंपल है रिएक्शंस. आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी और एग्जाम्पल्स देखेंगे, दैट वी विल डिस्कस ऑल्सो, बट दीज आर द मेजर थिंग्स जिनके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, एंड दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कौन सा मोमेंटम है बच्चों ये,
Again, it is the linear momentum. When two or more bodies interact with each other, the vector sum of their linear momentum remains constant. That is, it remains conserved and is not affected due to their mutual action एंड रिएक्शन. आपस में क्या इनका मेल जोल हुआ, क्या नहीं हुआ, उसका कोई लेना देना नहीं है. द पॉइंट इज इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कंजर्व्ड रहने वाला है, प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल unbalanced force acting on the system. ऑफ बॉडीज़. यानी कि जब दो बॉडीज़ एक साथ आपस में जुड़ती हैं या टकराती हैं तो उनके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होनी चाहिए. तो उस केस के अंदर कंजर्वेशन मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम जो है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. नाउ टू प्रूव दिस लॉ, let us consider certain things. How to prove this law? What is the proof or what is the derivation? कि law of conservation momentum का मतलब क्या है. बच्चों देखो क्या है. Consider an ideal solution, a situation. Ideal situation means the ideal collision, यानी टकरार, टक्कर लग गई. कोलिजन एक्सपेरिमेंट बिटवीन टू बॉडीज. ठीक, क्या मतलब है इनका? इसका मतलब है कि हमने दो बॉडीज ली. सपोज बॉल्स, वी हैव ए एंड वी हैव बी बॉल. ठीक, इसका मास क्या है? एम ए, इसका मास एम बी. इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू ए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू बी. सपोज बॉल्स ऑफ एम ए, दैट इज द मास ऑफ ए, एम बी मास ऑफ बी, यू ए वेलोसिटी कौन सी वाली? इनिशियल. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए एंड यू बी इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी. करेक्ट? They are moving in the same direction. Moving in same direction along a straight line. करेक्ट? बस सीधे सीधे अपने रास्ते पे दोनों चल रहे हैं, यानी कि दो गाड़ियां हैं सड़क पे चल रही हैं आगे पीछे, जिसका अपना अपना मास है, अपनी अपनी वेलोसिटी है. ठीक, कंडीशन हो गया 1, ये स्टेप 1 आ गया. अब अगर हम यहाँ पे मोमेंटम देखें, मान के चल लेते हैं लेट यू ए इज़ मोर देन यू बी, यानी कि पीछे वाली जो कार है वो तेज़ी से चल रही है एज़ कम्पेयर टू आगे वाली कार. तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? लीनियर मोमेंटम इनिशियल linear momentum of A is equal to ma ua and initial linear momentum of B क्या हो जाएगा बच्चों? mb ub. करेक्ट?
कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। दो बॉल्स ली हैं, दोनों का मास अलग है, दोनों की वेलोसिटीज़ अलग हैं। हमने मान लिया कि यू ए इज़ मोर देन यू बी, और ये इनके इनिशियल मोमेंटम्स हो गए। करेक्ट। अब क्या हुआ भैया, तेज़ चल रहे हैं, डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे। लेट अस से दैट ए इज़ गोइंग टू गेट स्ट्राइक विद बी, बी से टकरा गया। अब जब टकरा गया तो पक्की बात है फोर्स भी लग रही होगी। करेक्ट। ए ने फोर्स लगाई होगी बी के ऊपर, फोर्स बाय ए ऑन बी, तो लेट अस मार्क इट एज फोर्स ऑन बी बाय ए, या इसको हम F1 मान लेते हैं। ठीक है। दूसरी फोर्स भी एक और लगी होगी, जब ए को टकराया तो बी भी टकराएगा। दिस इज व्हाट फोर्स बाय बी ऑन ए, जिसे हम लोग फोर्स बाय बी ऑन ए। लेट अस मार्क इट एज F2। दिस इज ऑन कोलिजन। नंबर 2 कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन थी, दैट इज बिफोर कोलाइडिंग और बिफोर कोलिजन। अब क्या है, ऑन कोलिजन। टकरा गए, टकरा गए, अब क्या करें। सो जब कोलाइड किया तो ये कंडीशन आ गई कि एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये आ गया। थर्ड कंडीशन आएगी बच्चों, दैट इज आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन में क्या हुआ, टकराए और अलग हो गए, वापस से अलग हो गए। जब अलग हो गए तो इसका मास रहा mb, वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी हो गई va, इसकी वेलोसिटी हो गई vb। करेक्ट। सो फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए कितना हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी v है, सो ma va, एंड फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ b कितना हो जाएगा, mb vb। देखिए पहले अपने अपने रास्ते चल रहे थे, इनका लीनियर मोमेंटम था ma ua mb ub। अब टकरा गए, टकराने के बाद अलग हो गए, अलग हुए तो मोमेंटम क्या आया, ma va एंड mb vb। करेक्ट। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, क्या हो जाएगा यहाँ, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी क्या हो जाएगा, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। करेक्ट। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए क्या हो जाएगा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी। यही है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। दिस इज व्हाट डेल्टा पी ए, दिस इज व्हाट डेल्टा पी बी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। और रेट ऑफ चेंज क्या होगा, डिवाइडेड बाय टी, तो इस इक्वेशन को टी से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली फॉर बी क्या हो जाएगा, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी, राइट। एंड वी नो दैट force on A by B is equal to negative of force upon B upon force into of force A, दोनों बराबर होंगे। What is the force, rate of change of momentum, तो लिख सकते हो एम ए वी ए फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन बी कर रहे हैं तो चलो पहले बी लिख लेते हैं, फोर्स ऑन बी बाय ए, एम बी
एम बी अपॉन यू बी अपॉन टी. दिस इज इक्वल टू वॉट? माइनस ऑफ फोर्स ऑन ए, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी. इज दैट ओके? यहाँ आप लिख सकते हो बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन. करेक्ट. टी कॉमन है बच्चों, तो टी कैंसिल हो जाएगा कॉमन. सो आपके पास क्या बचा? एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इज इक्वल टू नेगेटिव, ब्रैकेट खोलिए, एम ए वी ए माइनस माइनस प्लस प्लस एम ए यू ए. करेक्ट. अब u वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दो, v वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दो, हो गया. एम बी वी बी ये इधर आएगा, प्लस हो जाएगा. एम ए वी ए इज इक्वल टू एम ए यू ए, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव साइन से पॉजिटिव हो जाएगा, एम बी यू बी. नाउ बच्चों व्हाट इज दिस? देखो दोनों में वी वी टर्म है, कैपिटल वेलोसिटी है. So this is the final momentum after collision of system of bodies. दोनों बॉडीज का इकट्ठा कर दिया मोमेंटम आपने. ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम. बिफोर कोलिजन of system of bodies. अब देखो ये दोनों बराबर हैं, ठीक. सो इट सेज दैट फाइनल मोमेंटम एंड द इनिशियल मोमेंटम. और यहाँ से आप क्या इन्फर कर रहे हैं बच्चों? दैट टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स remains unchanged on collision, that is linear momentum is conserved provided no external unbalanced force acts on the system of bodies. So total momentum remains conserved. Now let us look at the application of law of conservation of linear momentum. So जितनी भी आपने थर्ड लॉ ऑफ, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है बच्चों, इट हैज़ बिन डिड्यूस्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो जितनी भी एग्जाम्पल्स हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन के में की हैं वो सारी की सारी कंजर्वेशन में भी एप्लीकेबल हैं. तो लेट अस लुक एट नंबर 1. सबसे पहले देखते हैं रॉकेट फ्यूल वाली. रॉकेट फ्यूल, इसमें देखो क्या था, मोमेंटम ऑफ रॉकेट is plus momentum of gas is equal to 0. Why so? Because momentum of rocket, let us say, was positive in sign, क्योंकि वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, गैस की वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, तो मोमेंटम इसका ऊपर था, तो इट बिकेम इक्वल टू 0. यानी अगर हम इसका देखें, मास ऑफ रॉकेट, देन velocity of the rocket, mass of the bullet, mass of the gas and velocity of the gas, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए 0, क्योंकि वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में थी. सो इन दोनों को ऐड करेंगे, सो टोटल मोमेंटम विल बी 0. नंबर 2 देखते हैं बच्चों.
recoiling of gun. रिकॉइलिंग ऑफ वन में क्या है, देखो मास ऑफ द बुलेट, इनिशियल मास ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट प्लस मास ऑफ द गन, velocity of the gun. This will be equal to mass of bullet, final velocity of bullet plus mass of gun and final velocity of the gun. Right? Since initial velocity of bullet is equal to 0 and initial velocity of gun is also equal to 0, क्योंकि पहली कंडीशन में क्या था, ये था, जो बुलेट थी वो इसके अंदर पड़ी थी, गन के अंदर, तो गन की वेलोसिटी क्या है 0 और बुलेट की वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 0, तो इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों की 0 हो गई, करेक्ट। अब फाइनल वेलोसिटीज में देखो क्या हो रहा है, जब आपने बुलेट फायर किया तो बुलेट निकल गया विथ सम वेलोसिटी वीबी, और जो गन थी इट स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और गन किस डायरेक्शन में मूव किया, इस डायरेक्शन में, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द गन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो व्हाट यू कैन से, एम बी यू बी प्लस एम जी यू जी इज इक्वल टू एम बी वी बी प्लस एम जी वी जी। नाउ दीज टू आर फैक्टर्स आर 0, so we can say that mb vb plus mg vg is equal to 0, correct। now mb vb velocity क्या है गन की, opposite direction, minus mg vg will be equal to 0, क्योंकि नेगेटिव साइन में है। अब देखो क्या हो जाएगा, mb vb should always be equal to mg vg। आगे कंडीशन सेम, नाउ इफ मास ऑफ बुलेट इज लेस देन मास ऑफ गन, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी हाई देन द गन। क्लियर होगी बात। यहाँ से अगर हमें वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी हो तो कैसे लिखोगे आप, वी जी इज इक्वल टू एम बी वी बी अपॉन एम जी, या फिर अगर वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालनी हो तो क्या लिखोगे आप, एम जी वी जी अपॉन एम बी। देखिए इसमें क्या होगा, या तो आपको वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी होगी या वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालनी होगी। इन दिस कंडीशन आपके पास दो फॉर्मूले आ गए डायरेक्टली यूज़ करने के लिए, कि आप इनका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई कीजिए एंड यू कैन फाइंड आउट दी वेलोसिटी। आपको बाकी की तीनों टर्म्स गिवन होंगी और एक अननोन होगा, वी कैन यूज़ द फॉर्मूला एंड वी कैन फाइंड आउट दी velocities of the desired component, correct। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 9.6, क्वेश्चन नंबर 9.6, a bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? अब ये कौन सी velocities given है, इनिशियल या फाइनल? yes, it is the final velocity, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी में तो बुलेट और गन दोनों स्टेशनरी हैं, अपने ड्रॉर में पड़ी हैं। जब ड्रॉर से निकाल के आपने पिस्टल को फायर किया है तो ही तो वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड आई है, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द पिस्टल, यानी कि आपको गन की वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है, हमें मास ऑफ बुलेट गिवन है 20 ग्राम, मास ऑफ गन गिवन है 2 kgs, वेलोसिटी ऑफ बुलेट गिवन है 150 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ गन आपको निकालनी है। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि क्या ये अपनी अपनी SI यूनिट्स में है। दिस इज़ 2 kg SI यूनिट, मीटर पर सेकेंड SI यूनिट, 20 ग्राम नॉट द SI यूनिट, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए 20 × 10⁻³ kgs। अभी सब चीज़ें SI यूनिट में आ गई। नाउ सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम MB VB is equal to MG VG।
ठीक। सो वी जी इज इक्वल टू एम बी वी बी अपॉन एम जी। सब चीज़ें गिवन है आपको। 20 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 150 डिवाइडेड बाई 2। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आएगा, 150 इट कम्स आउट टू बी, velocity of gun comes out to be 1500 and 0 into 10⁻³ so 1 2 3 it comes out to be 1.5 meter per second, correct? And we know that the direction of pistol and the bullet will be opposite. So पहली कंडीशन में क्या है ये, so इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन क्या है, 0. नाउ velocity of bullet is in this direction, velocity of gun is in this direction, so it has to be negative. Therefore आपके आंसर में आएगा Vg is equal to minus 1.5 मीटर पर सेकेंड. इसी क्वेश्चन को करने का बच्चों एक तरीका और भी था कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एम बी यू बी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखिए आपका, एम जी यू जी इज इक्वल टू एम बी वी बी प्लस एम जी वी जी, करेक्ट? सिंस बोथ आर 0 therefore एम बी वी बी प्लस एम जी वी जी इज इक्वल टू 0. एम बी वी बी इज इक्वल टू माइनस एम जी वी जी, देयरफॉर वी जी इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी अपॉन एम जी, करेक्ट? सो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 20 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 150 अपॉन 2 kgs, सो 10 एंड दिस इज इक्वल टू 1500 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड और 1.5 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव. इनफैक्ट यहाँ भी हम यही चीज़ कर सकते हैं बच्चों, इसको नेगेटिव देने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ प्लस ही रखिए, यहाँ पर ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा. सो यू कैन से दैट वी जी इज इक्वल टू दिस थिंग या वी बी इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको अपने आप प्रूव हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्टेशनरी कार्ट, यानी ये आपको क्या आगे बनाए, इनिशियल वेलोसिटीज़, यानी कि गर्ल ने जंप मारी इस वेलोसिटी के साथ एक कार्ट के अंदर जिसकी वेलोसिटी 0 थी, विद फ्रिक्शनलेस व्हील्स. फ्रिक्शनलेस व्हील्स हमें ये बताते हैं कि देर इज़ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम नाउ, क्योंकि अब गर्ल किस में है, कार्ट के अंदर है. द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kgs. मास ऑफ द कार्ट इज 3 kgs. What is her velocity as the cart starts moving? उसकी वेलोसिटी वही होगी बच्चों जो कार्ट की होगी. क्यों? क्योंकि अब लड़की कहाँ है, कार्ट के अंदर है, करेक्ट? Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction. So पहला लड़की का मास m1, वेलोसिटी गिवन u1. उसके बाद कार्ट का मास गिवन है आपको, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है आपको. Now they are asking कि वॉट इज़ हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग. कार्ट चलेगी तो उसमें बंदी भी तो उसी में है, लड़की भी कार्ट के अंदर है, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, 3 + 40, 43 kg टोटल मास. फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए यू विल हैव टू यूज़ द मास 43 kg. फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए यू विल यूज़ 43 kg इनटू वेलोसिटी. सो लेट अस फाइंड आउट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो सबसे पहले तो हमने लिख लेना क्या क्या गिवन है हमें, वॉट ऑल इज गिवन. Mass of the girl 40 kgs. Mass of cart is given to you 3 kgs. With the horizontal velocity of u of girl is given to you 5 meter per second. Stationary cart is means velocity of cart is given to you 0 meter per second. Correct? He is saying the mass of the cart is इतना. What is her velocity? यानी वी जी बताना है आपको, ठीक? आगे का समझ में बात. चलिए तो फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका.
देखिए ये लड़की यहाँ कहीं खड़ी थी ऑन सम प्लेस, ठीक है, एंड इट स्टार्टेड फॉलिंग एंड जम्प्ड ऑन द कार्ट। ये खड़ी है आपकी कार्ट। इस कार्ट के का वेट था खुद का 3 kgs। वेलोसिटी थी इस कार्ट की 0 मीटर पर सेकेंड। स्टेशनरी खड़ी थी। इस गर्ल का वेट था 40 kg एंड द वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। ये इस कार्ट में जंप करी। नाउ जब ये जंप करी तो टोटल कार्ट का वेट कितना हो जाएगा? दिस इज़ माई कार्ट नाउ, दिस इज़ द गर्ल, ठीक। नाउ दीज आर गोइंग टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। व्हाट इज़ द टोटल मास? टोटल मास कितना हो जाएगा? 40 + 3 एंड दिस इज गोइंग टू द वेलोसिटी, दोनों की कॉमन वेलोसिटी होगी। सो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम is equal to फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है? m ऑफ द गर्ल, u ऑफ द गर्ल प्लस m ऑफ द कार्ट एंड u ऑफ द कार्ट। फाइनल मोमेंटम क्या है? टोटल मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ द गर्ल प्लस मास ऑफ द कार्ट, और इन दोनों की एक ही कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी। ये वेलोसिटी आपको बतानी है, क्योंकि ये वेलोसिटी कार्ट की जो वेलोसिटी होगी वही गर्ल की वेलोसिटी होगी। सो दिस इज 40 kgs मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस कार्ट का वेट 3 मल्टीप्लाइड बाय 0। दिस इज इक्वल टू 40 + 3 इंटू वेलोसिटी। 200 + 0 इज इक्वल टू 43v। सो v इज इक्वल टू वॉट? 200/43। सो बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 4.65 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ द गर्ल। सो यू कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ द गर्ल will be 4.65 मीटर पर सेकेंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 2 hockey players of opposite teams, while trying to hit a ball on the ground, collide and immediately become entangled. Entangled मतलब एक दूसरे के साथ उलझ गए। One has a mass of 60 kg, एक का वजन 60 kg है, and was moving with a velocity of 5, u given है हमें, while other has a mass of 55 kg and was moving faster with the velocity of 6 मीटर पर सेकेंड। यानी एक का मास गिवन है, एक की वेलोसिटी, एक दूसरे का मास, दूसरे की वेलोसिटी। इनिशियल, तो इनिशियल मोमेंटम निकल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए। इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम इंटेंगल्ड। इंटेंगल्ड का मतलब दोनों का मास ऐड हो गया। अब आपको बताना है कि दोनों मिलके किस डायरेक्शन में जाएंगे। Assume that the frictional force acting between the feet of the 2 players and ground is negligible, यानी कि there is no unbalanced external force acting on the system। में क्या क्या गिवन है फटाफट लिखते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको गिवन है मास ऑफ फर्स्ट प्लेयर एंड द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट प्लेयर। मास कितना गिवन है फर्स्ट प्लेयर का? आपको 60 kgs एंड उसकी वेलोसिटी गिवन है आपको 5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड का मास आपको गिवन है 55 kg और उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। नाउ ही सेज एंटेंगल्ड होने के बाद, आफ्टर एंटेंगलमेंट टोटल मास क्या हो जाएगा बच्चों? m1 + m2, दैट इज 60 + 55 इज इक्वल टू 115 kgs। आपको इसकी बतानी है वेलोसिटी क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगा। आपको ये भी बताना है किसकी डायरेक्शन में हम जाएंगे, ठीक है। सो इसका मतलब साइंस का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों कैसे है। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, initial momentum is equal to
फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, फर्स्ट प्लेयर का और सेकंड प्लेयर का मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, टोटल मास और उनकी फाइनल वेलोसिटीज़ देखनी पड़ेंगी हमें, करेक्ट। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, हम इनकी दोनों की पॉजिटिव वैल्यूज़ नहीं लेंगे, बिकॉज उसने कहा है कि एक, मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं, चलिए, कि एक प्लेयर जो है बच्चों वो इस तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u1, दूसरा प्लेयर कहाँ मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u2। अब दोनों की डायरेक्शन अलग है, सो वी विल पुट वन साइन नेगेटिव विद एनी ऑफ दीज। तो हम क्या लिखेंगे, सो लेट u1 moves in right side and u2 या player 1 and player 2 moves in left side. So let u1 is equal to 5 मीटर पर सेकेंड, तो u2 क्या हो जाएगी, -6 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। नाउ पुट द वैल्यूज। m1 कितना गिवन है आपको, 60, वेलोसिटी 5 kg प्लस m2 52 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी -6, लेट्स पुट द कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक। दिस इज इक्वल टू m1 प्लस m2 कितनी थी, 60 प्लस 55 इंटू वेलोसिटी। अब जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव अगर आती है तो हम फर्स्ट वाले प्लेयर की डायरेक्शन में मूव करेंगे, नेगेटिव आती है तो हम सेकेंड वाले प्लेयर की डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो देखिए कितना है, 300 प्लस 6 5 सा 30, ऊपर है 3, 6 5 सा 30, 33 नेगेटिव में। दिस इज इक्वल टू 115 V, करेक्ट। माइनस कर लेते हैं तो क्या आएगा, -30 इज इक्वल टू 115 V। सो वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, -30 डिवाइडेड बाय 115 एंड वेलोसिटी कम्स आउट टू बी -0.26 मीटर पर सेकेंड। सिंस velocity is negative in direction, so after entangling system will move, or system will move, आप यहाँ लिख सकते हो आफ्टर इंटैंगलिंग प्लेयर्स। सिस्टम कौन है, दोनों प्लेयर्स, ठीक है। सो प्लेयर्स विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड प्लेयर। अब इसका मतलब समझो क्या है, देखो हॉकी खेल रहे थे, ठीक है। जब हमने हॉकी खेली, लुक एट इट, बुक में ध्यान से देखो, ये प्लेयर था, ये प्लेयर था, ठीक है। ये प्लेयर 5 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा था और 6 मीटर से ये इधर जा रहा था। इसका वेट कम था, इसका वेट ज़्यादा था। जब दोनों उलझे, टकराए एक दूसरे के साथ, तो व्हाट विल हैपन, दोनों लड़ाई करेंगे तो बॉल किसी एक डायरेक्शन में तो जाएगी। क्रिकेट, आप हॉकी खेल रहे हो, किसी ना किसी एक प्लेयर ने तो जीतना ही है। सो व्हाट हैपन कि इसकी वेलोसिटी जो है, इट स्टार्टेड, द प्लेयर विल, बोथ ऑफ देम विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस टर्बन्ड मैन, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी जो हमने नेगेटिव ली है, तो नेगेटिव वाली साइड की तरफ मूव करेगा। सो बोथ ऑफ देम, लुक एट देम, दे आर लुकिंग एट द डायरेक्शन दिस वे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। सो दिस जस्ट shows that after collision the direction that is in the direction of the second player will be moving. The two entangled players would move with the velocity of इतना from right to left, हम left side पे जाएंगे, that is in the direction of second player. So with this we come to an end of this chapter। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कर लिया हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के all 3 laws, first law, second law, third law, what is linear momentum and what is the law of conservation of momentum. So I hope you enjoyed this chapter. Take care, keep studying and keep smiling. Goodbye.